Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for data science code 844. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज इससे सबसे पहले आपको सभी चैप्टर्स के वेटेज का आइडिया मिलता है एंड साथ ही आपको पता चलता है क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से चॉइस गिवन होगी, हर चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाती है. सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं. सेम टू सेम क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में होता है वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी होता है, और कई बार सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं. मींस एग्जैक्टली सेम नहीं होगा बट उसके जैसा क्वेश्चन होगा. ओके, इसलिए आपको सैम्पल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करना है. यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 50 मार्क्स का थ्योरी बोर्ड एग्जाम है एंड आपको 2 आवर्स गिवन होंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहता है कि हमें 3 आवर्स गिवन होंगे, तो प्लीज आप यहाँ पर नोट कर ले, आपको सिर्फ 2 आवर्स ही दिए जाएंगे बिकॉज आपका 50 मार्क्स का पेपर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लूप्रिंट क्या है. ब्लूप्रिंट में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सिलेबस. यहाँ पर पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपको 10 मार्क्स की गिवन है. मींस आपको 10 मार्क्स के लिए ये 5 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं एंड देखिए ये काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं. मींस आप इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि 50 में से 10 मार्क्स हम इजीली इंश्योर कर सकते हैं. इन 10 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको या तो इन सभी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखनी है, या फिर आप खुद से एनसीईआरटी पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, जो भी आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की. ये होंगे 40 मार्क्स के, बिकॉज 10 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है. 40 मार्क्स की सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एंड टोटल हो गया 50. ठीक है, यहाँ पर 40 मार्क्स के लिए आपको 7 यूनिट्स गिवन है. ओके, यहाँ पर 1, 2 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 1, 2 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ओके, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम में भी गिवन होंगे. सबसे पहले सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 सेक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर में एंड टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे. सेक्शन ए में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जहां पर 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 1 मार्क मीन्स यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में फिल इन द ब्लैंक, MCQ, 1 वर्ड, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं एंड क्योंकि आपने अभी देखा जो हमने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था उसमें 1, 2 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो 1 मार्क के क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप है एंड देन डिस्क्रिप्टिव आंसर में आपको सिर्फ 2 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये 24 मार्क्स का रहेगा एंड सेक्शन बी 26 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, साथ ही यहाँ पर आपको बताया गया है कि इंटरनल चॉइस है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं आउट ऑफ द गिवन 21 क्वेश्चंस अ कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 15 क्वेश्चंस. बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई भी 15 आंसर करेंगे, वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि कौन से क्वेश्चंस में चॉइस है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है. ठीक है, और टाइम आपको ध्यान रखना है 2 आवर्स है. ठीक है, साथ ही जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सभी क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे, मींस ऊपर नीचे नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए में आपको याद रखना है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी इसलिए वो कुछ आंसर्स ब्लैंक लीव कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज अगर आप कोई भी आंसर ब्लैंक लीव करेंगे भी तब भी आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. और अगर सपोज करते हैं कि आपने एक आंसर रैंडमली, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं कि MCQs गिवन थे, आपको करेक्ट आंसर नहीं पता बट फिर भी आपको लगा कि शायद ये हो सकता है, आप श्योर नहीं है बट आपने फिर भी वो लिख दिया है, तो अगर वो इन केस करेक्ट हुआ तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा. बट अगर वो करेक्ट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स कट जाएगा. ठीक है, तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. ठीक है, देन सेक्शन बी में 16 क्वेश्चंस होंगे जहां पर इंटरनल चॉइस गिवन होगी एंड उसके अकॉर्डिंग हमें 10 क्वेश्चंस करने होंगे. ओके,
सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे सबसे पहले, एंड इसमें आपको कोई भी 4 आंसर करने हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप अपना आंसर शीट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इसके बाद लाइन लीव करेंगे, फिर मेंशन करेंगे आंसर 1। इस तरह से मेंशन करने के बाद ये लाइन ब्लैंक लीव करेंगे, क्योंकि इसके बाद सब पार्ट्स गिवन है, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट लाइन में सब पार्ट मेंशन करेंगे इस तरह से, और फिर उसका आंसर लिखेंगे। और जहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। मींस पूरा ऑप्शन आपको मेंशन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने ओवर अटेम्प्ट किया तो क्या होगा। सो देखिए, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपको बोला गया कि 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, बट आपने सभी 6 अटेम्प्ट कर दिए हैं। इस तरह से आपने 6 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके सिर्फ फर्स्ट 4 ही चेक किए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 2 करेक्ट हैं या नहीं है, बट ये चेक नहीं होंगे, ठीक है। सो इसलिए आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ओवर अटेम्प्ट करने का, ठीक है। इसलिए आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने क्वेश्चन में बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन सच एज। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बताता है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, टू whom. Then next question, I enjoy singing and practice it as it gives me a lot of pleasure. It also works as a stress buster. ये सेंटेंस कौन सी मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, ये बताना है। सो जब हम कोई भी चीज़ अपनी प्लेजर के लिए करते हैं, वो होता है ड्यू टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट्स गिवन है। सबसे पहला है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। सो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में डेफिनेशन गिवन है, बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2, दे डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से ही दो इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओके। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ओके। मैच द फॉलोइंग, टू अंडरलाइन टेक्स्ट कंट्रोल प्लस यू, ए के लिए 3 ऑप्शन करेक्ट है। देन टू मेक टेक्स्ट बोल्ड कंट्रोल प्लस बी, बी के लिए 1 करेक्ट है। देन टू मेक टेक्स्ट इटैलिक और स्लैंटिंग, यहाँ पर कंट्रोल प्लस आई मीन सेकेंड करेक्ट है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मैच करेंगे A3, B1, C2। सो द करेक्ट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 20 ईयर्स तक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहने के बाद रवि डिसाइड करता है कि वो अपने विलेज वापस जाएगा। वो वहाँ पर जाकर क्लोथिंग स्टोर ओपन करता है, बट उसके गांव के लोग कहते हैं कि उन्हें वो स्टाइल पसंद नहीं आया एंड जैसा उन्हें चाहिए था वैसा नहीं है। सो इसके बाद वो बताते हैं कि उन्हें और वैरायटी चाहिए, ब्राइटर कलर्स चाहिए। सो रवि क्या करता है, जो भी क्लोथ्स स्टोर में अवेलेबल थे वो उन्हें अपने फ्रेंड को एक सिटी में सेल कर देता है, एंड फिर गुड क्वालिटी के क्लोथ्स लोकल सेलर से लेता है। सो यहाँ पर हमें कौन सा एटीट्यूड दिखाया गया है, कि रवि में कौन सा एटीट्यूड है। सो यहाँ पर दिखाया गया है परसिवियरेंस। द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज यहाँ पर एक बार रवि फेल हुआ, उसके जो प्रोडक्ट्स थे वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आए, बट फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो परसिस्टेंट रहा एंड उसने दोबारा ट्राई किया एंड दोबारा वो सक्सेसफुल रहा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है ई वेस्ट को हैंडल करने का क्या करेक्ट वे है। सो आप ई वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एक सर्टिफाइड पार्टनर की हेल्प से। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन 2, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, कोई भी 5 आंसर करने हैं। सबसे पहले असर्शन गिवन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, देखना है कि दोनों ट्रू हैं या फिर नहीं है, एंड फिर ये चेक करना है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो उस केस में रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं असर्शन के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले असर्शन, डेटा गवर्नेंस इज अ डेटा मैनेजमेंट कंसेप्ट, ये असर्शन ट्रू है। देन
Reason, it ensures the high data quality exists throughout the complete life cycle of the data, along with effective controls on how and with whom data is shared. Means data governance ये ensure करता है कि high data quality exist करती है and इस चीज़ पर effective control है कि वो data किसके साथ और कैसे share किया जा रहा है. So यहाँ पर दोनों ही assertion reason correct हैं and साथ ही reason करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी रैंडम सैंपल में बाकी वैल्यूज से एबनॉर्मल डिस्टेंस पर है एंड उसे रिमूव किया जाएगा. ऐसी ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आउटलायर. सो द करेक्ट आंसर इज सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट का नेम बताना है जिन्होंने 1970 में एक डिसीजन ट्री डेवलप किया था जिसकी हेल्प से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक पर्सन को हार्ट अटैक होने के कितने चांसेस हैं. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ली गोल्डमैन. सो द करेक्ट आंसर इज ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताना है जिसमें डेटा सेट के एक पर्टिकुलर पोर्शन को रिजर्व करते हैं एंड उसमें मॉडल को ट्रेन नहीं करते. दिस इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लार्ज RSME वैल्यू क्या शो करती है? ये शो करती है कि मॉडल गुड फिट नहीं है एंड इसको रिट्रेन करने की नीड है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. Then next, apps like Amazon, Flipkart predict what products a customer is likely to purchase. Amazon, Flipkart जैसे apps पहले से predict कर लेते हैं कि एक customer क्या purchase करना पसंद करेगा. So ये किस चीज़ का example है? This is the example of recommendation system. So the correct answer is C. देन क्वेश्चन 3, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड हमें कोई भी 5 आंसर करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स जो इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर और एक्शंस को गवर्न करते हैं इन्हें हम कहते हैं एथिक्स. सो द करेक्ट आंसर इज सी. देन सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है. सो सबसे पहली स्टेटमेंट है बाइवेरिएट एनालिसिस इज अ मेथड टू परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ये करेक्ट है. देन दिस इज परफॉर्म्ड ऑन वन फीचर वेरिएबल इन द रॉ डेटा सेट बाय प्रिपेयरिंग विजुअलाइजेशंस along with the summary statistics. सो ये गलत स्टेटमेंट है. सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. Then next question, decision trees and other tree based learning algorithms are considered to be one of the best and most used. So basically decision tree and other tree based learning algorithms ये सबसे best and most used supervised learning model होते हैं. Okay, so the correct answer will be C. Then next question, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम में के के बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है. सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी वैल्यू ऑफ के इज सेट फॉर ऑप्टिमम एक्यूरेसी. सो द करेक्ट आंसर इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, RSME एंड MAE वैल्यूज कैसे रिलेटेड होते हैं? सो RSME की वैल्यू जनरली ग्रेटर होती है MAE की वैल्यू से. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बताना है जिसमें सारे रॉ डेटा को डिवाइड किया जाता है सेवरल ग्रुप्स में एंड वन ग्रुप में जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो सिमिलर होंगे बाकी डेटा पॉइंट्स से इन द सेम ग्रुप, बट जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनसे डिफरेंट होंगे. सो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं क्लस्टरिंग. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. देन क्वेश्चन 4, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड कोई भी 5 आंसर करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. सो डी ऑप्शन ये इनकरेक्ट है. फर्स्ट 3 स्टेटमेंट सभी करेक्ट हैं बट डी इनकरेक्ट है. देन नेक्स्ट सेकेंड, डैश इज डन विद द हेल्प ऑफ समरी स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. समरी स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. Then next question, KNN algorithm is used to solve the problems related to. So यहाँ पर correct answer होगा classification and regression, means second and third. So the correct option will be C. Okay. Then next question,
इक्वेशन फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें बताना है यहाँ पर x क्या है। सो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द करेक्ट आंसर विल बी डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे पहले द ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर रिग्रेशन फॉलोज द इक्वेशन ऑफ लाइन, गलत है बिकॉज नॉन लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ फॉलो करता है इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। एंड देन ग्राफ ऑफ लीनियर रिग्रेशन फॉलोज द इक्वेशन ऑफ कर्व। सो बेसिकली ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं बिकॉज ये अपोजिट गिवन है। यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स अगर पूछी जाएं या फिर एग्जाम में आ जाएं, सो आपको पता होना चाहिए द ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर रिग्रेशन फॉलोज द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड द ग्राफ ऑफ लीनियर रिग्रेशन फॉलोज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दोनों अपोजिट गिवन है, इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसी टर्म आइडेंटिफाई करनी है जो क्लस्टरिंग से रिलेटेड नहीं है। दिस इज मल्टी क्लास, ये क्लस्टरिंग से रिलेटेड नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, कोई भी 5 आंसर करने हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है, आपको करेक्ट एंड इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सो स्टेटमेंट 1, एथिकल गाइडलाइंस मस्ट बी वेल डिफाइंड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद लॉट्स ऑफ डेटा, करेक्ट। देन ट्रांसपेरेंसी इज एन इंपॉर्टेंट एथिकल गाइडलाइन, ये भी करेक्ट है। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट मैच का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिसीजन ट्री लाइक स्ट्रक्चर मींस 1 के लिए हो गया बी। सो सबसे पहले आप 1 के लिए बी आइडेंटिफाई करेंगे। सो इन दोनों में से कोई भी एक होगा। सो 2 के लिए ए है या फिर सी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ब्रांच नोड, इट इज द आउटकम ऑफ द टेस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, 2 के लिए सी। देन लीफ नोड होल्ड्स अ क्लास लेबल, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। 1 के लिए बी मींस डिसीजन ट्री के लिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। देन 2 के लिए सी, ब्रांच नोड के लिए आउटकम ऑफ द टेस्ट। देन 3 के लिए ए, लीफ नोड होल्ड्स अ क्लास लेबल, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ओके। Then next question, name any one distance technique used by KNN algorithm. So यहाँ पर आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हैं, यूक्लिडियन और मैनहट्टन। देन नेक्स्ट, रेनू ने एक वेट लॉस प्रोग्राम में एनरोल किया है एंड वो अपना वेट का ट्रैक एक मोबाइल ऐप के थ्रू रखती है। सो ऐप प्रेडिक्ट कर रहा है कि उसका एक्सपेक्टेड वेट क्या होगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। सो यहाँ पर कौन सी टाइप का डेटा है जो रेनू ट्रैक कर रही है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। सो द करेक्ट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कितने डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये बताना है। सो मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 डिपेंडेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस गिवन हैं। तो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको बोर्ड एग्जाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। 2 मार्क्स में आपको वर्ड लिमिट गिवन है 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यहाँ पर 5 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है रिस्पेक्ट एक्रोनिम में पी का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करना है। सो पी इन द एक्रोनिम रिस्पेक्ट स्टैंड्स फॉर पे अटेंशन। पी का मतलब है पे अटेंशन। इट मीन्स टू फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। बिकॉज हम एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे हैं, सो स्पीकर को प्रॉपरली सुनना है, एक्टिवली सुनना है। सो स्पीकर क्या कह रहा है इस चीज़ पर अटेंशन रखनी है, फोकस रखना है, ये पी इंडिकेट करता है। P फॉर पे अटेंशन मीन्स हमें पूरा फोकस रखना है, स्पीकर क्या कह रहा है उसे एक्टिवली सुनना है, ओके। शिखा एक ओल्ड वुमेन है एंड उन्हें हैबिट है
एक दिन में एटलीस्ट 20 टाइम्स अपने हैंड्स वॉश करने की। एंड इवन हैंड्स वॉश करने के बाद भी उन्हें लगता है कि उनके हाथ साफ नहीं हैं, वो ना ही अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करती हैं और ना ही किसी फैमिली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं। तो जिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रही हैं उसे ओवरकम करने का वे बताना है। सो यहाँ पर क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती हैं तो सबसे पहले उन्हें बात करनी चाहिए, उन्हें अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए दूसरों से। एंड सेकेंडली उन्हें अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर उनकी हेल्दी बॉडी रहेगी तभी उनका माइंड भी हेल्दी रहेगा। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। सो वर्कशीट का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। जब हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो जो हमें सामने दिखती है वो एक वर्कशीट होती है एंड उसका नेम होता है शीट 1। जब बहुत सारी स्प्रेडशीट्स एक साथ होती हैं उन्हें हम कहते हैं वर्कबुक। सो वर्कबुक बेसिकली एक ऐसी स्प्रेडशीट है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स प्रेजेंट होती हैं। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताना है जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हैं कैपिटल गेन करने में। सबसे पहली है गवर्नमेंट मुद्रा योजना एंड देन सेकेंड इज क्रेडिट गारंटी स्कीम। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रीन जॉब के 2 बेनिफिट्स बताने हैं। सबसे पहले ग्रीन जॉब की हेल्प से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है एंड देन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर किया जा सकता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। ओके। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन हैं। 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी इज द राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल टू हैव कंट्रोल ओवर हाउ हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड यूज्ड। मींस किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट की जाती है, यूज की जाती है, इसके ऊपर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कंट्रोल होना चाहिए एंड इसी राइट को हम कहते हैं डेटा प्राइवेसी। ओके। How is the given figure related to multivariate analysis? Explain. So given figure में more than 2 variables used हैं. So multivariate analysis भी तभी use करते हैं. It is a more complex form of statistical analysis technique and is used to analyze more than 2 variables in the data set. So because यहाँ पर इस figure में 2 से ज़्यादा variables used हैं इसलिए यहाँ पर multivariate analysis use करेंगे. Okay? Then KNN follows the principle of lazy learning. Explain this statement. KNN में कोई specific training phase नहीं होता है जहाँ पर वो डेटा के बारे में सीखे एंड ये complete training डेटा को यूज़ करता है जब कोई classification operation perform करता है। So इसलिए हम कहते हैं कि KNN follows the principle of lazy learning. Okay? So ये 2 points आप यहाँ पर mention कर सकते हैं. Okay? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू रिलेट द गिवन पिक्चर टू। इस पिक्चर को कौन से कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं एंड उसके 2 एडवांटेजेस बताने हैं। सो गिवन पिक्चर एक डिसीजन ट्री है। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक डिसीजन ट्री के, यहाँ पर 4 बेनिफिट्स मेंशन है। आप कोई भी 2 लिखेंगे बिकॉज एग्जाम में 2 ही पूछे गए हैं। ठीक है। सो सबसे पहले डिसीजन ट्रीज वर्सेटाइल होते हैं बिकॉज इनसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन सॉल्व किए जा सकते हैं। देन डिसीजन ट्री आउटपुट बहुत इजी है समझने के लिए, इवन ऐसे लोग भी समझ पाते हैं जो नॉन एनालिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। देन ये दोनों तरह के वेरिएबल्स को हैंडल कर सकता है, न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल। देन डिसीजन ट्रीज आर अ गुड टूल फॉर क्लासिफाइंग ऑब्जर्वेशन व्हेन द ट्रेंड इज नॉन लीनियर। जब ट्रेंड नॉन लीनियर है तब भी डिसीजन ट्री एक अच्छा टूल है क्लासिफाइंग करने के लिए ऑब्जर्वेशंस को। ठीक है। Give examples of any 2 situations in which we use linear regression. Linear regression कब यूज कर सकते हैं? जब हमें नेचर एंड स्ट्रेंथ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स को समझना है। अगर हमें ये देखना है कि रेनफॉल एंड क्रॉप ग्रोथ के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्या, इस चीज़ के लिए हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। देन द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन लेवल ऑफ रेनफॉल के लिए क्रॉप ग्रोथ का क्या अमाउंट रहेगा, ये चीज़ हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके। How do unsupervised learning algorithm work? So it discover hidden pattern
or data grouping with their ability to discover similarities and differences in the given unlabeled data set. So basically unsupervised algorithm हिडन पैटर्न एंड डेटा ग्रुपिंग्स को डिस्कवर करती हैं बिकॉज इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये गिवन अनलेबल डेटा सेट में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को डिस्कवर कर पाएं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. सो 4 मार्क्स के लिए वर्ड लिमिट रहेगी 50 to 80 वर्ड्स. यहाँ पर 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, कोई भी 3 आंसर करने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्नेहा एक प्रोजेक्ट बना रही है डेटा साइंस से रिलेटेड एंड उसने डेटा कलेक्ट किया है रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज से, बट वो जानना चाहती है डेटा गवर्नेंस के बारे में. सो हमें ऐसे 3 पॉइंट्स भी बताने हैं जो डेटा से डील करते टाइम हमें ध्यान में रखने चाहिए. तो सबसे पहले डेटा गवर्नेंस की डेफिनेशन देंगे. डेटा गवर्नेंस कैन बी थॉट ऑफ एज a collection of people, technologies, processes and policies that protect and help to manage efficient use of data so that हम डेटा को efficiently यूज कर पाएं, उसे मैनेज कर पाएं यूटिलाइजेशन को. देन हमें कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं. हमें डेटा को सिक्योर रखना है, एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, देन ओपन एंड अकाउंटेबल रहना है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, एंड ऐसी टेक्नोलॉजीज एंड डेटा आर्किटेक्चर यूज़ करना है जिसमें मिनिमम इंट्रूशन नेसेसरी हो. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें डेटा क्लीनिंग के लिए 4 स्टेप्स बताने हैं. सबसे पहला स्टेप है रिमूव डुप्लीकेट ऑब्जर्वेशन. डुप्लीकेट ऑब्जर्वेशंस को रिमूव करना है. देन इररिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस को भी रिमूव करना है. अनवांटेड आउटलायर्स को रिमूव करना है. आउटलायर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे. देन फिक्स डेटा टाइप इशूज़. डेटा टाइप इशूज़ को फिक्स करना है, सॉर्ट करना है. देन हैंडल मिसिंग डेटा. जो भी डेटा मिसिंग है उसे हैंडल करना है. सो ये सभी स्टेप्स हैं डेटा क्लीनिंग के लिए. ओके, then next question. A decision tree is a flowchart like structure. With a suitable example explain the steps to create and draw a decision tree. तो हमें एग्जाम्पल भी देना है और स्टेप्स भी लिखने हैं. तो सबसे पहले हम स्टेप्स लिखेंगे. सबसे पहले हम मेन डिसीजन को सबसे टॉप पर लिख देंगे. मेन ऑब्जेक्टिव ही रूट होता है पूरे डायग्राम के लिए. देन ब्रांचेस एंड लीफ नोड्स बनाएंगे. हर पॉसिबल डिसीजन के लिए एक ब्रांच होगी. देन वन रूट और नोड कैन हैव 2 और मोर ब्रांचेस. मीन्स एक या एक से ज़्यादा रूट के या नोड के एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस मीन्स डिसीजन हो सकते हैं. देन एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस अटैच द लीफ नोड्स. द लीफ नोड शुड रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ईच डिसीजन. मीन्स हम कोई भी पॉसिबल डिसीजन ले रहे हैं वो हमने इंडिकेट किया है थ्रू ब्रांच. फिर उस डिसीजन का क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट होगा, वो हम इंडिकेट करेंगे थ्रू लीफ नोड. ओके, इफ अनदर डिसीजन हैज टू बी मेड ड्रॉ अ स्क्वायर लीफ नोड. देन इफ द आउटकम इज नॉट क्वाइट सर्टेन यू शुड ड्रॉ अ सर्कुलर नोड. ठीक है, अगर आउटकम सर्टेन नहीं है, हम श्योर नहीं है, तो हमें सर्कुलर नोड बनाना है. ओके, देन finally you need to calculate the probability of success of each decision being made. हमें probability calculate करनी है हर एक decision की. Then while creating the decision tree it is essential to do some research so that you can predict the probability of each decision. So हमें research भी करनी होगी and इस research को करने के लिए हम previous data को देख सकते हैं, previous projects को देख सकते हैं. Once you calculate the expected value of each decision in the tree, put the values on the branches. Then here is the example. सबसे पहले हम चेक करेंगे feathers हैं या फिर नहीं. अगर हैं तो क्या वो फ्लाई कर सकता है. अगर फ्लाई कर सकता है मतलब वो हॉक है, और अगर फ्लाई नहीं कर सकता तो वो पेंगुइन है. देन अगर फेदर्स नहीं है तो क्या फिन्स हैं. अगर फिन्स हैं तो वो डॉल्फिन है, और अगर नहीं है तो वो बियर है. सो ये बेसिकली हमने एक डिसीजन ट्री को डिपिक्ट किया है. ओके, then next question. Assessment of triglyceride and cholesterol in overweight people is based on effects of age, weight and height. So ये कौन सी तरह का लीनियर एग्रेशन है, टाइप बताना है, मल्टीपल लीनियर एग्रेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में इसे डिफाइन करना है. सो मल्टीपल लीनियर एग्रेशन तब यूज़ करेंगे जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जिनकी हेल्प से हमें प्रेडिक्ट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल के आउटकम को. सो तब हम यूज़ करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, फिर इसके बाद सी पार्ट में आपको फॉर्मूला मेंशन करना है. ओके,
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लेट्स से यू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें क्लस्टर करने के लिए हम क्लस्टरिंग यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से हम सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को सेम क्लस्टर में रख सकते हैं। यहाँ पर हमें के मीन्स क्लस्टरिंग की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम के मीन्स क्लस्टरिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डेटा सेट के डेटा क्लासेस के क्लस्टर्स को स्पॉट करते हैं, मीन्स यहाँ पर क्लासिफाई या मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, उसे एक्सप्लेन करना है। हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स के इनपुट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करने होंगे। देन डेटा पॉइंट्स को शफल करते हुए सेंट्रॉइड्स को इनिशियलाइज करेंगे एंड देन रैंडमली के डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे सेंट्रॉइड्स के लिए। देन तब तक आइट्रेशन करेंगे जब तक कोई चेंज नहीं हो जाता सेंट्रॉइड्स में। देन कंप्यूट द सम ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड ऑल सेंट्रॉइड्स, सभी डेटा पॉइंट्स एंड सेंट्रॉइड्स के बीच में स्क्वायर डिस्टेंस का सम करेंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई या मार्क करेंगे हर एक डेटा पॉइंट को। क्लासीफाई और मार्क ईच डेटा पॉइंट टू द क्लस्टर इट इज क्लोजेस्ट टू। ओके, इसी के साथ हमने लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमने पूरा सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है। देखिए 50 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होने वाला है डेटा साइंस का, एंड इसमें 10 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, उसे आप प्लेलिस्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही जो बाकी पोर्शन है उसके लिए आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो कंप्लीट करेंगे। एंड मैंने टेलीग्राम पर आपके लिए PDF शेयर कर दी है, NCERT PDF, आप वहाँ से चैप्टर को भी रीड करेंगे। ओके, दैट विल बी एनफ फॉर द एग्जाम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एवरीवन।